अगर खबरें भूलने की है बीमारी और करनी है करंट अफेयर्स की तैयारी और करनी है पक्की तैयारी तो कर लीजिए मैग्नेट ब्रेन से यारी, क्योंकि हम करा रहे हैं करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी। फ्रेंड्स, आज आपके लिए नया नवेला वीडियो लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के लिए। वीक इन ब्रीफ 23 जून से लेकर 30 जून 2022। फ्रेंड्स, अब ऐसे ही आपको वीकली जो है करंट अफेयर मिलता रहेगा। स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स के इस पहले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहली खबर है यूएन पब्लिक सर्विस डे, मतलब कि यूनाइटेड नेशन लोक सेवा दिवस। तो फ्रेंड्स, ये जो यूएन पब्लिक सर्विस डे है, मतलब कि ये जो लोक सेवा दिवस है, ये बेसिकली कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे कि 23 जून, बेसिकली 23 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है यूएन पब्लिक सर्विस डे। अब यूएन पब्लिक सर्विस डे जो है वो इसकी थीम क्या थी, इस साल की विषय जो है वो क्या था, तो आपको बता देते हैं। बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19, है ना। मतलब ये कि कोविड-19 का जो समय था उससे हम वापस से जो है बेहतर समय लेके आए, अच्छा बनाए। एनहेंसिंग इनोवेटिव पार्टनरशिप टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब ये कि सतत विकास के जो गोल्स हैं उन्हें बेसिकली अचीव करना और ग्रोथ को बढ़ाना जो है, ये बेसिकली थीम है यूएन पब्लिक सर्विस डे की। अच्छा, लोगों में शासकीय सेवाओं या पब्लिक सर्विस के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए 2002 में जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा यूएन पब्लिक सर्विस डे जो है वो शुरू किया गया था, आप याद रखेंगे, है ना। तो 23 जून यूएन पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है, शुरू हुआ था 2002 से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। फ्रेंड्स, ये खबर है बेसिकली उड़ीसा से, या ये कह लें कि ये खबर जो है वो यूनाइटेड नेशन से। अब यूनाइटेड नेशन और उड़ीसा में जो है बेसिकली क्या कॉम्बिनेशन मिलके बैठ रहा है, तो भैया जो भी है वो ये बस है इसका कारण, है ना। एक बस सर्विस जिसका नाम है मो बस सर्विस। क्या नाम है? मो बस सर्विस। याद रखिएगा, उड़ीसा की जो ये मो बस सर्विस है स्टार्टेड, मतलब ये कि शुरू कब हुई थी, तो नवंबर 2018 में भुवनेश्वर में शुरू हुई थी, आपसे पूछा जाए। और फ्रेंड, खबर ये है कि मो बस सर्विस को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है 2022 का। 2022 में ये यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है वो किसको मिला है? मो बस सर्विस को मिला। और ये मो बस सर्विस जो है वो उड़ीसा भुवनेश्वर में चलाई जा रही है और शुरू हुई थी 2018 से। और एक और बात, इसकी खास बात जो है ये है कि 40% मो बस कंडक्टर्स आर वुमेन, मतलब ये कि जो 40% इस बस की कंडक्टर्स हैं वो महिलाएं हैं। मतलब कुल मिला के महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाती हुई, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाती हुई ये जो बस सर्विस है, जिसने प्रभावित किया किसको? यूनाइटेड नेशन को। और यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड जो है इसे दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि भैया सन 2000 से लेकर अभी तक लगातार सीएम पद पर बने हुए हैं नवीन पटनायक उड़ीसा में। क्लियर है? मतलब ये कि आप मानिए कि 22 साल होने को आए हैं और नवीन पटनायक अभी भी सीएम है। गणेशी लाल जो हैं वो गवर्नर हैं उड़ीसा के, आप याद रखेंगे। मैंने आपको एक्स्ट्रा जो है बाइट आपको बता दिया कि भाई ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ना। तो जो उड़ीसा के गवर्नर है वो कौन है? गणेशी लाल है। और सीएम जो है वो कौन है? नवीन पटनायक, बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? और बस सर्विस जो है वो कहां से बिलोंग करती है? तो मोस्ट बस सर्विस जो है भुवनेश्वर उड़ीसा, जो 2018 से शुरू हुई थी। और खबर क्या है? खबर है कि भैया उसे कौन सा अवार्ड मिला है? यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है। क्लियर है? तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगली खबर जो है वो है मेडिसेप स्कीम। मेडिसेप स्कीम जो है वो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। मेडिसेप स्कीम क्या है? तो बेसिकली मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है ये स्कीम, और ये स्कीम केरला सरकार ने शुरू की है। आइए कुछ डिटेल में इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, बताओ भैया फुल फॉर्म क्या है? तो आप जो है वो फुल फॉर्म जरूर पढ़िए। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर, ये यहां पर क्या हो गया? एमईडी, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनर, ये हो गया मेडिसेप।
है ना। ये मेडिसेप किसने किया है शुरू? केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया। एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम है। कब से शुरू हुई? तो भैया याद रखेंगे 1 जुलाई 2022 से जो है केरला सरकार ने इसे शुरू किया है। दूसरी बात यह कि ये कैशलेस ट्रीटमेंट है। फायदा इसका यह है कि इसमें जो है बेसिकली पैसा आपको नहीं देना है और 3 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो करा सकते हैं। कौन? एम्प्लॉइज भी करा सकते हैं और पेंशनर्स भी करा सकते हैं केरला गवर्नमेंट के। तो केरला सरकार ने अपने यहां के कर्मचारियों के लिए और पेंशनर्स के लिए ये मेडिसेप स्कीम शुरू की है जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। केरला की अगर बात करें तो सीएम जो केरला के हैं वो है पिनाराई विजयन और गवर्नर ऑफ केरला जो है वो है आरिफ मोहम्मद खान। आप ये नाम जो है बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब, ठीक है। और ये पिनाराई विजयन जो है वो सीएम है और गवर्नर जो है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरला के गवर्नर हैं। ये मैंने आपको जानकारी एक्स्ट्रा जो है वो बताई है। मेडिसेप का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, हो सकता है हाल ही में जो है जो भी आप एग्जाम दें आपसे पूछ लिया जाए कि भैया मेडिसेप का फुल फॉर्म क्या है। तो मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? जी हां, G20 की खबर जो है धमाकेदार ये है कि ये जो देश है, ये जो हमारा तिरंगा है, जो G20 में शामिल है, एक धमाकेदार जो है बात की है। और वो बात ये है कि भैया पाकिस्तान के पड़ोस में, मतलब ये कि हमारे अपने देश में जम्मू कश्मीर में G20 की समिट आयोजित की जाएगी। और ये जो G20 की समिट है ये बेसिकली वो कहां होगी? जम्मू कश्मीर में होगी। 18th G20 समिट, याद रखेंगे आप, 18वीं G20 समिट है जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि वो हमेशा से जम्मू कश्मीर पर अपना अधिकार जताता आया हुआ है। और भारत सरकार ने पूरी दुनिया को यह सख्त और साफ संदेश दिया है कि कश्मीर हमारा है। और जब दुनिया के 20 देशों के, G20 में कितने देश हैं? 20 देश। तो 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब जम्मू कश्मीर में इकट्ठा होंगे तो स्वतः ही दुनिया को यह संदेश चला जाएगा कि कश्मीर हमारा है। मास्टर स्ट्रोक आप इसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कौन सी समिट हो रही है जम्मू कश्मीर में? 18वीं G20 समिट। G20 20 देशों का एक ग्रुप है जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में। 20 जो है इसमें देश हैं। उसके बाद फिर बात करें तो 17 जो मीटिंग, मतलब पिछली जो मीटिंग हुई थी 17 मीटिंग जो अभी, वो 15 नवंबर, मतलब ये कि 18वीं अगले साल होगी और 18वें से पहली 17वीं जो मीटिंग है वो 15 नवंबर 2022 को बाली इंडोनेशिया में, मतलब आने वाला जो नवंबर है उसमें मीटिंग होने वाली G20 की, ठीक है। और वो 17वीं मीटिंग होगी बाली इंडोनेशिया में, है ना। और उससे पहले जो अभी हो चुकी है वो कौन सी मीटिंग है? रीसेंट मीटिंग अगर आपसे पूछे जाए तो 16th मीटिंग जो है वो रोम इटली में हो चुकी है 30 अक्टूबर 2021 को, याद रखेंगे आप। पिछले साल 30 अक्टूबर 2021 को रोम इटली में मीटिंग हुई, वो 16वें नंबर की मीटिंग थी। अगली होगी वो 17वीं होगी और वो जो है बाली इंडोनेशिया में होगी। और इंडिया में अगले साल मतलब 2023 में जो है वो ये मीटिंग होगी। इसकी मेजबानी हमें मिली है। तो कहीं ना कहीं भारत में अभी से ये उत्साह है कि हम जो है दुनिया को ये संदेश दें कि जो हमारे सर का ताज है, कश्मीर है, वो हमारा है। ये जो G20 कंट्रीज हैं दुनिया के ज्यादातर जो है वो पैसे वाले और सक्षम जो देश हैं इसमें हिस्सा हैं। पाकिस्तान इसमें हिस्सा नहीं है, उसके पड़ोस में इतना बड़ा कार्यक्रम होगा और वो वहां पर नहीं रहेगा। क्लियर है? अच्छा, वैसे आपको बता दूं कि अगर आपको याद करना है कि 20 देश जो हैं जर्मनी के, वो जो हैं वो कैसे कैसे हैं, तो भैया देखिए, जर्मनी, यूएस, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, है ना। अगर कुछ पढ़ने में आ रहा हो तो आपको बता दूं, बेसिकली शॉर्ट ट्रिक ये है कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में,
मतलब जर्मनी, यूएस, रशिया, यूके, जापान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, कनाडा, फ्रांस, चाइना, इटली, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन। ये 20 के 20 देश आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो भैया ये याद रखिए, G20 के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन जरूर ली जाएगी। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि G20 का हेड ऑफिस कहां है ना, यहां पर मेंशन नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए तो भैया मैं बता देता हूं, G20 का जो हेड ऑफिस है, मतलब मुख्यालय है, वो है कैनकन, CANCUN, कैनकन। अब आप बोलोगे कि ये कैनकन किधर पड़ता है, तो बता देता हूं, कैनकन जो है वो मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको, कैनकन मैक्सिको। कैनकन मैक्सिको में G20 का हेड ऑफिस है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो ये G20 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बताई, जिसमें सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि हम मतलब भारतीय जम्मू कश्मीर में G20 की 18वीं मीटिंग होस्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। काफी उत्साह में आ जाता हूं नहीं मैं तो, बात ही इतनी अच्छी है ना। जब जब जो है कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम और गौरव बढ़ता है तो प्रसन्नता होना लाजमी है। और अगली जो खबर है ये केम्पेगौड़ा साहब की है। आपको बता दूं कि बेंगलुरु को, या बेंगलोर को जिन्होंने डिजाइन किया था, जो अब बेंगलुरु है ना, और वो बेसिकली 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के एक सरदार थे, केम्पेगौड़ा, है ना। और वो केम्पेगौड़ा साहब जो हैं, है ना, जिन्हें बेसिकली ये नाद प्रभु केम्पेगौड़ा भी बोला जाता है, उनकी स्मृति में उनकी जो है वो जो बेंगलुरु की नगर पालिका है वो अवार्ड देती है। तो आप सिंपल सी बातें याद रखेंगे कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल अवार्ड जो है इसकी घोषणा की गई, है ना, और ये दिए गए। और SM कृष्णा साहब को जो है अनाउंस किया। तो SM कृष्णा, आपको बता दूं कि ये जो है बेसिकली कर्नाटक के CM रह चुके हैं 1999 से 2004 तक। 1999 से 2004 तक जो है ये कर्नाटक में CM रह चुके हैं। कहां पर? कर्नाटक। ये आप याद रखेंगे, कर्नाटक। कोई नाटक नहीं करने का, लेकिन कर्नाटक बोलने का, है ना। तो कर्नाटक में CM रह चुके हैं SM कृष्णा साहब। उन्हें यह अवार्ड दिया गया है जिन्होंने बेंगलुरु जो है उसके विकास में बड़ा हेल्प जो है वो किया। अच्छा, क्योंकि भाई वास्तुकार थे इस जो है, या ये कह लें कि भैया स्कल्पचर थे, है ना, वो जो है वो केम्पेगौड़ा साहब थे, और इसी वजह से उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। नारायण मूर्ति जो है वो इन्फोसिस के फाउंडर है ना, आप जानते हैं। और उन्होंने भी जो है कर्नाटक के विकास में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कर्नाटक के डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उनकी कंपनी ने जो है उसके विकास में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए नारायण मूर्ति साहब को अवार्ड दिया जा रहा है। दूसरा प्रकाश पादुकोण, है ना, प्रकाश पादुकोण जो है वहीं से बिलोंग करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, है ना, और भारत के पूर्व जो है, और वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो इन तीनों को, SM कृष्णा साहब, नारायण मूर्ति साहब और ये जो है प्रकाश पादुकोण, तो ये रहे आपके जो है प्रकाश पादुकोण, और ये रहे जो है वो नारायण मूर्ति साहब, और ये SM कृष्णा साहब। SM कृष्णा, प्रकाश पादुकोण और नारायण मूर्ति, इन तीनों को केम्पेगौड़ा अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद दिस अवार्ड इज गिवन इन द नेम ऑफ नाद प्रभु केम्पेगौड़ा। ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ सिटी ऑफ बेंगलुरु 1537 अंडर विजयनगर साम्राज्य। जो अभी हम बात कर रहे थे कि भैया ये 1537 में विजयनगर साम्राज्य में जो है केम्पेगौड़ा साहब जो हैं वो क्या रहे, आर्किटेक्ट रहे, या उसके जो है वो वास्तुकार रहे बेंगलुरु शहर के। और इसी वजह से जो बेंगलुरु की महानगर पालिका है, जिसे बोलते हैं बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, है ना, क्या है, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, ये जो है वो हर साल अवार्ड देती है। और 5 लाख रुपए जो है इसमें कैश प्राइज दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है वो किनको दिया गया है, इन तीनों को दिया गया है। नाम आप याद रखेंगे, SM कृष्णा, उसके बाद फिर ये कौन है भाई साहब, प्रकाश पादुकोण, और ये जो है वो कौन है, ये है नारायण मूर्ति। इन तीनों को जो है ये केम्पेगौड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। आपसे पूछा जाएगा कौन देता है, तो भैया कर्नाटक में स्थित बेंगलुरु की महानगर पालिका, जिसका नाम है बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका, ये जो है ये अवार्ड देती है। कर्नाटक गवर्नमेंट किधर नहीं लिख देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज के लिए जो है आगे बढ़ते हैं हम अगले जो है वो न्यूज की तरफ। अगली जो न्यूज है वो है हमारी पासपोर्ट सर्विस डे। 24 जून मतलब 24 जून को जो है वो मनाया गया पासपोर्ट सर्विस डे।
क्लियर है। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है, मतलब हमारे जो विदेश मंत्री हैं, पासपोर्ट मतलब आपको समझ रहा है कि पासपोर्ट जो है ऐसा डॉक्यूमेंट है जब आप अपने देश से बाहर जाते हो, है ना, या फिर अपने देश में वापस आते हो, है ना, तो बेसिकली एयरपोर्ट पर, देश की बाउंड्री पर जो है एंट्री होती है कि आप वापस गए, बाहर गए और अंदर आए। मतलब कुल मिलाके देश से इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करने का रिकॉर्ड जो है इस पासपोर्ट में होता है कि आप कितनी बार पास हुए। क्लियर है। तो इसीलिए जो है ये पासपोर्ट सर्विस डे जो है वो मनाया जाता है, इसके प्रति जागरूकता लाने के लिए। 24 जून 24 जून जो है वो आप याद रखेंगे पासपोर्ट सर्विस डे के रूप में। और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अनाउंस टू लॉन्च ई पासपोर्ट सर्विस वेरी सून। मतलब ये कि जो विदेश मंत्री हैं, जो हमारे एस जयशंकर हैं, उन्होंने कहा है कि हम जल्दी ही कौन सा पासपोर्ट लेके आएंगे, ई पासपोर्ट। मतलब आप समझ रहे हो कि पासपोर्ट साथ में रखने का झंझट खत्म हो जाएगा। मतलब ये कि आप जो है वो ये पासपोर्ट मोबाइल में कैरी कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है और अगर मोबाइल भी नहीं है तो ऑनलाइन आप ऑथेंटिकेशन करा के दिखा सकते हैं। मतलब ये कि वो झंझट खत्म कि कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, आप पासपोर्ट भूल गए विदेश में, तो आपको जो है दिक्कत हो रही है, सामना करना पड़ रहा है, ऑथेंटिकेशन नहीं करा पा रहे हैं, आप सबूत नहीं दे पा रहे अपनी नागरिकता का, वो सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको बता दूं कि ये जो है याद में मनाया जाता है जब पासपोर्ट एक्ट जो है वो लागू हुआ था हमारे देश में, और वो है पासपोर्ट एक्ट 24 जून 1967 का, है ना। पासपोर्ट एक्ट का जो है वो कौन सा है, 1967। और इसी की याद में जो है पासपोर्ट का सर्विस डे या पासपोर्ट सर्विस डे जो है वो मनाया जाता है 24 जून को। ये आप याद रखेंगे। और नई खबर ये है कि बहुत जल्दी हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो है या विदेश मंत्रालय ई पासपोर्ट सर्विस जो है वो लॉन्च करेगी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया पासपोर्ट सर्विस डे के अवसर पे जो 24 जून को मनाया जाता है। क्या अनाउंसमेंट किया, अब इनमें से कौन सा है? तो अनाउंसमेंट कौन सा है भैया कि वेरी सून, है ना, ई पासपोर्ट सर्विस विल बी लॉन्च्ड। क्लियर है, बहुत जल्दी ई पासपोर्ट सर्विस जो है वो लॉन्च की जाएगी, ये आप याद रखेंगे। और पासपोर्ट एक्ट कौन सा है हमारा, 1967। चलिए अगली खबर की तरफ, ये है मैडम शेख हसीना। क्लियर है, तो ये जो शेख हसीना है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली मैं कहूं तो प्रधानमंत्री हैं, और ये जो है वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। और ये जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना मैडम, ये इन्होंने क्या किया है, ये एक ब्रिज जो है वो पद्मा ब्रिज जो है ये इन्होंने लॉन्च किया है। मैंने जो नवीन पटनायक साहब के बारे में जो इंफॉर्मेशन बोली थी, शायद मुझे इनके बारे में बोलना चाहिए था, मैं करेक्ट करना चाहूंगा कि जो है ये बेसिकली सन 2000 से जो है वो बांग्लादेश में प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने जो है वो बांग्लादेश का सबसे लंबा जो ब्रिज है जिसका नाम है पद्मा ब्रिज है ना, और ढाका में, और इसकी लेंथ कितनी है 6.15 किलोमीटर, है ना, याद रखेंगे आप 6.15 किलोमीटर लगभग। मतलब ये कि 6.1 किलोमीटर का लंबा ब्रिज है। और ये पद्मा ब्रिज इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ जो गंगा बहती है वहां आगे जाके जो है पद्मा में जो तब्दील हो जाती है, उस नदी पे ये ब्रिज बनाया गया। पद्मा ब्रिज कनेक्ट्स नॉर्थ ढाका टू वेस्ट। मतलब ये कि ये उत्तरी ढाका को वेस्ट से कनेक्ट करती है। सिचुएटेड ऑन गंगा रिवर विच इज नोन एज पद्मा इन बांग्लादेश, है ना। मतलब ये गंगा रिवर पर सिचुएटेड है जो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, बांग्लादेश के पीएम जो है वो शेख हसीना है और प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है वो अब्दुल हमीद है। कौन है? अब्दुल हमीद है, ये प्रेसिडेंट है बांग्लादेश के। और आपको एक और बात बता दूं कि बांग्लादेश जो है बेसिकली जो 1971 में हमने बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम या बांग्लादेश लिबरेशन वॉर जो लड़ा, बांग्लादेश को हमने आजाद कराया, है ना, इस बांग्लादेश के साथ हम जो है वो बेसिकली 4996 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। क्लियर है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो है, जैसे अगर बात करें तो ये इस तरह से कुछ आपको याद होगा, ये तो हम जो है इस इलाके में जो है वो बाउंड्री शेयर करते हैं किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और वो जो है ये हमारे कौन सा नॉर्थ ईस्ट है, ये असम वगैरह हो गए ये सब, है ना। और यहाँ पे जो है वो बांग्लादेश जो है उसके साथ हम कितनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो भैया 4096 किलोमीटर की बाउंड्री हम शेयर करते हैं। आप याद रखेंगे, हाल ही में गंगा नदी पर या पद्मा नदी पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के द्वारा उद्घाटन किए गए पद्मा ब्रिज, जिसकी लंबाई
6.15 किलोमीटर, जो कि ढाका को जो है, नॉर्थ ढाका को वेस्ट से जो है वो जोड़ता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए, है ना। और अब्दुल हमीद जो है इनके राष्ट्रपति हैं, है ना। बाउंड्री का मैंने लेंथ आपको बता दिया है। ओके, श्रीलंका में क्या बताऊं भैया, श्रीलंका के बारे में हालात जो हैं श्रीलंका के बड़े खराब हैं। और भारत पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन श्रीलंका खुद कोशिश नहीं कर रहा है। और ये जो हालात हैं श्रीलंका में, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए हैं, उसके लिए जिम्मेदार भी वही है। बाकी कोई खबर जो है ऊपर पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो क्यों आया, तो क्योंकि टैक्स कट्स, मतलब कुल मिला के जनता को खुश करने के लिए टैक्स जो है वो कम किए गए। आप समझ रहे हैं, आप टैक्स में कमी कर दी गई। तो अब जब सरकार कमाएगी नहीं तो दिवालिया होना तय है। तो मतलब ये कि जो हमारे हम कहते रहते हैं टैक्स कम करो, टैक्स कम करो, टैक्स कम करो, श्रीलंका बन जाएंगे। इज दैट क्लियर? मतलब ये कि एक निश्चित तौर पर जो सरकार को देश चलाने के लिए जितना टैक्स की जरूरत है, डेफिनेटली हमें वो ईमानदारी से पे करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि निर्बाध रूप से देश की इकोनॉमी जो है वो चलती रहे। अच्छा, उसके बाद फिर मनी क्रिएशन। आप समझ रहे हैं, श्रीलंका ने जो है अपने लिए नोट छापने शुरू कर दिए, जबकि नोट छापने का कॉन्सेप्ट इतना होता है कि भाई जितनी आपके पास फॉरेन करेंसी है या जीडीपी की वैल्यू है, उतनी ही नोट आप छाप सकते हो। अपनी मर्जी से कितने भी नोट नहीं छाप सकते, नहीं तो मनी की वैल्यू खत्म हो जाती है। और यही हुआ, उन्होंने भी अपनी मर्जी से नोट छापते गए। और जब बिना काम किए लोगों को पैसा मिलेगा और ऐसे ही नोट छपने लगेंगे, तो फिर पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। क्योंकि वैल्यू तब रहती है जब पैसा काम करने पर मिले। जब काम के बिना ही पैसा मिल रहा है तो पैसे की वैल्यू खत्म। तो वहां पर भी यही हुआ है कि ये जो उनका इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस है वो आया है इसी वजह से। दूसरी बात, नेशन वाइड पॉलिसी टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल फार्मिंग। अब देखो भैया, इन्होंने जो है भावुक होकर जो है ये नेशन वाइड, राष्ट्रीय स्तर पर ये पॉलिसी बना दी कि भैया हम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे या बायोलॉजिकल फार्मिंग करेंगे, हम केमिकल्स का उपयोग नहीं करेंगे, कीटनाशक का उपयोग नहीं करेंगे, और इन्होंने बोल दिया। लेकिन आप समझते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब बड़ा महंगा सौदा होता है। ये अलग बात है कि पर्यावरण को बहुत फायदा होता है, लेकिन अचानक से पूरे देश में नहीं कर सकते जब तक आप दूसरे ऑल्टरनेटिव्स पर उसके तैयार नहीं हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप बड़े लेवल पर नहीं करने लगे हो, क्योंकि सिंपल है, मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो मतलब ये कि आप परंपरागत खाद यूज करेंगे, आप रासायनिक या केमिकल जो है फर्टिलाइजर यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी है वो जो है वो ज्यादा लगता है। अच्छा, दूसरी बात ये कर दें कि बहुत ज्यादा इलाके में कम फसल होती है, कीड़े भी बहुत ज्यादा जल्दी लगते हैं। मतलब ये कि कुल मिला के फसल जो है पूरी तरह से जो प्रोडक्शन है वो 25 या 30% पे आ जाता है। तो ये जो है बात यहां पर श्रीलंका में हुई है कि इन्होंने ऑर्गेनिक या जैविक खेती करने की अच्छी शुरुआत तो की, पर उसे जो है मेंटेन नहीं रख पाए। और ये कह लें कि उसे एक रेशियो में जो है बराबर शुरू करना चाहिए था। पहले हम जो है पूरी तरह से यहां पर डिपेंड कह सकते हैं कि अपना पैर जमा लेते अगर श्रीलंका वाले कि नहीं भाई हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हम थोड़ा सा केमिकल का फर्टिलाइजर भी यूज करेंगे। मतलब ये कि दोनों तरफ से बैलेंस बनाए रहते तो ठीक है, लेकिन अचानक से पूरी खेती ऑर्गेनिक में ले जाना, ये जो है वो देश के लिए नुकसान वाली बात हुई, है ना। ईस्टर बॉम्बिंग जो है वो भी बेसिकली 2019 की इसका रीजन बनी। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 इन पेंडेमिक, मतलब ये कि कोविड-19 की जो बीमारी है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण बनी। तो इस सब के चक्कर में जो है श्रीलंका जो है वो ऑलमोस्ट अब डूबने की कगार पे है। और क्रूड ऑयल खरीदने के पैसे नहीं है ना, सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है, सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए पैसे नहीं है। और आपको बता दूं, इस समय एक श्रीलंकन रुपी बराबर 0.2 है ना इंडियन रुपी। मतलब सीधी सीधी बात ये, मैं अगर मुझे ठीक लगे तो लगभग 4.25 जो है रुपए बराबर, श्रीलंकन रुपी बराबर 1 भारतीय रुपया है ना। मतलब समझे कि उसकी भी, मतलब श्रीलंका करेंसी बहुत ज्यादा गिरी हुई करेंसी इस समय है, तो आप याद रखेंगे, है ना। और फॉरेन करेंसी की जो है डिमांड वहां बढ़ती जा रही है, बहुत कमी है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी श्रीलंका में क्यों चाहिए? फॉरेन करेंसी से वो लोग क्या खरीदेंगे? क्रूड ऑयल खरीदेंगे। लेकिन फॉरेन करेंसी खत्म होते जा रही है। क्यों खत्म होती जा रही है? क्योंकि कमाने का कोई जरिया है नहीं, विदेशों से कोई फॉरेन करेंसी आ ही नहीं रही है। कैसे नहीं आएगी? जब तक आप देश से कुछ बना के बेचोगे नहीं, तब तक फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। तो इन्होंने जो भी किया, विदेशों में बेचा नहीं, बस खरीदा है, खर्च किया है। तो इनके पास से अब डॉलर या ये जो विदेशी करेंसी वो खत्म हो गई। तो अब देश में डॉलर जो है उसकी कमी है, लेकिन क्रूड ऑयल तो खरीदना है विदेशों से। तो भैया अब उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका लिमिट द रिजर्व ऑफ डॉलर अप टू 10,000, मतलब $10,000 की लिमिट जो है एक व्यक्ति के पास कर दी है कि एक व्यक्ति जो है वो कितना डॉलर रिजर्व कर सकता है।
तो वो जो है पहले 15 था, अब कितना कर दिया है, $10,000। इससे ज्यादा डॉलर का रिजर्व एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ताकि वो डॉलर का रिजर्व जो है वो सरकार के काम आए, इसीलिए सरकार ने ये लिमिट जो है वो तय कर दी है। फिलहाल जो है प्रेसिडेंट है श्रीलंका के वो हैं गोटबाया राजपक्षे, है ना, और रानिल विक्रमसिंघे साहब जो हैं वो बेसिकली हैं, वो क्या है, श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आप याद रखेंगे। रानिल विक्रमसिंघे जो है कौन है, वो बेसिकली श्रीलंका की क्या है, श्रीलंका क्या है, देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे, है ना। महिंदा राजपक्षे पहले हुआ करते थे किस जमाने में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अब कौन बन गए हैं, रानिल विक्रमसिंघे। और उसके बाद फिर गोटबाया राजपक्षे जो हैं वो कौन है, वो बेसिकली प्रेसिडेंट है अमेरिका के। इज दैट क्लियर? अच्छा सॉरी, अमेरिका बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी, मुझे श्रीलंका बोलना चाहिए। तो ये जो है वो प्रेसिडेंट है श्रीलंका के गोटबाया राजपक्षे, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन है, रानिल विक्रमसिंघे है। ठीक है, तो ये खबर जो है मैंने श्रीलंका के बारे में आपको बताई है, और आप जरूर शिक्षा लेंगे अपने देश के बारे में इससे, और नियमित रूप से टैक्स भरेंगे, सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा जो है फैलाएंगे, और देश की प्रगति में हाथ बटाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया अगेन स्टार्टेड इट्स एम्बेसी इन काबुल, अफगानिस्तान। भारत ने फिर से अफगानिस्तान के काबुल में अपना दूतावास शुरू कर दिया है। आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊं तो भैया, अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, क्लियर है। और कब कब्जा कर लिया था तालिबान ने, तो 15 अगस्त 2021 को, 15 अगस्त 2021 तालिबान टुक कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। क्यों? और अमेरिकी फौजें जो है वो अफगानिस्तान छोड़ के चली गई। ठीक है, अच्छा, अब उस समय जो है तालिबान वैसे ही आतंकवादी और विद्रोही संगठन रहा है, उसने जो है काफी सारे नरसंहार किए हैं, रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। इसी वजह से भारत सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा हो गया, तालिबान जो है समर्थित सरकार आ गई है, तो अब जो है वहां पर हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन फिर भी भारत सरकार का अब मान, उस समय हमने रिश्ते तोड़ दिए थे, हमारा जो दूतावास है वो जो है वो खत्म हो गया था बेसिकली। तो आप जो है वो जरूर ध्यान रखेंगे कि ये जो बेसिकली यहां पर भाई साहब हैं, ये अखुंद हैं, और ये जो अखुंद भाई साहब हैं ये वहां पर इस समय सरकार के जो है वो हेड का रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। अब सरकार के हेड का रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब ये कि यहां पर ये खुद को वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये जो है सरकार में सबसे ऊपर है इस समय। ठीक है, और इन्होंने जो है क्या किया है, बेसिकली भारत से रिक्वेस्ट की कि भाई आप तालिबान जो है को समर्थन दीजिए, और जो है आप भारत अफगानिस्तान, नए अफगानिस्तान को मान्यता दीजिए। लेकिन भारत ने वो मान्यता नहीं दी, क्लियर है। भारत ने बोला कि हम अपना दूतावास खत्म कर रहे हैं, क्लियर है। अब जब भारत ने अपना दूतावास खत्म करने की बात कर दी, लेकिन अब भारत को यह लग रहा है कि वहां कुछ आम लोग भी तो हैं, वहां पर कुछ ऐसे लोग भी तो हैं जो बेसिकली तालिबान के शिकार हो रहे हैं। तो भारत जो है अपने पुराने मित्र अफगानिस्तान की मदद करना चाहता है, वहां के आम लोगों की मदद करना चाहता है, भले वहां तालिबान का शासन हो। इसलिए पुनः मतलब फिर से डिसाइड किया गया कि हम वहां पर जो है अपना एम्बेसी या दूतावास ओपन करेंगे, क्लियर है। और साथ ही हमने यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम के साथ में भी एग्रीमेंट किया है कि हम लगभग 50,000 टन जो है वो खाद्य सामग्री, गेहूं जो है वो अफगानिस्तान में भिजवाएंगे। तो वो जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ हो पाए, वो कब हो पाएगा, जब जो है हम वहां पर दूतावास ओपन करेंगे। तो हमारी अगली जो हमारी आज की जो बड़ी खबर है अफगानिस्तान के साथ, वो ये है कि इंडिया ने फिर से वहां एम्बेसी खोलने का फैसला किया है, अफगानिस्तान जहां की राजधानी है काबुल, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगला जो है बेसिकली डिस्कशन ये, हाँ, तो अगला जो है बात हम कर रहे हैं इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, है ना। मतलब ये कि ये बेसिकली इन स्पेस, आप यहां पर देख लीजिए नाम है, और ये जो इन स्पेस है वो क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। इन स्पेस, आप फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसने क्या किया है, परमिशन दी है, गिव्स परमिशन टू इंडिया टू लॉन्च देयर प्राइवेट स्पेस स्टेशन। मतलब ये कि भाई इंडिया में इन्हें परमिशन मिल गई है प्राइवेट स्पेस स्टेशन जो है वो लॉन्च करने की। और वो किस किस को परमिशन मिली है, इन स्पेस ने जो दी है वो है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, है ना, जो हैदराबाद में स्थित है, और दिंगतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहां पर है, ये बेंगलुरु में है। तो
तो ये जो दोनों हैं ये बेसिकली वो हैं जो अपना प्राइवेट स्पेस स्टेशन लॉन्च कर सकते हैं, इन्हें जो है वो परमिशन मिली है, और वो परमिशन देने वाला कौन है? इन स्पेस, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ठीक है, अच्छा अब आपको बता दूं कि इन्हीं की मदद से जो है एक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया अभी, और वो मिशन है वो क्या है? PSLV C53 इसरो ने जो लॉन्च किया है ना। और PSLV C53 जो मिशन लॉन्च हुआ है ये आपको बता दूं कि 55वां मिशन है, और ये रॉकेट का नाम है। ये PSLV C53 क्या है? ये रॉकेट का नाम है, और 55वां मिशन है इसरो का। ये आप याद रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का या इसरो का जो है ये 55th मिशन है। 30 जून 2022 को ये लॉन्च किया गया है ना। आपको बता दूं कि बेसिकली एक रॉकेट होता है, क्लियर है, और ये जो रॉकेट है ना, इसका नाम है PSLV है ना, और C53 ये रॉकेट है। इस रॉकेट पर क्या किया जाएगा? सैटेलाइट को जो है माउंट किया जाएगा, और ये सैटेलाइट जो है फिर अंतरिक्ष तक जाएगा। तो अब ये जो है PSLV ये रॉकेट है, और उस पर सैटेलाइट भेजे जाते हैं। तो आपको बता दें कि ये जो मिशन है, जो 55वां मिशन है, वहां पे कोई इंडिया का सैटेलाइट नहीं था। बेसिकली सिंगापुर के 3 सैटेलाइट थे, 1, 2 और 3 है ना। ये जो है बेसिकली ये 3 सैटेलाइट थे, किसके? सिंगापुर के। ये आप याद रखेंगे। अब आप बोलोगे कि साहब हम जो है सिंगापुर के सैटेलाइट क्यों भेज रहे हैं? तो आपको पता है इसरो जो है वो अपने सटीक मिशन या मिशनों की सफलता के लिए पहचाना जाता है। जब से, वैसे तो बहुत पहले भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन जब से मंगल मिशन जो है हमारा सफल हुआ है, उसके बाद से इसरो की डिमांड जो है वो 10 गुना बढ़ गई है। दुनिया का हर देश चाहता है कि भारत जो है उसका सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में स्थापित करे, क्योंकि हमारे मिशन की सटीकता जो है बहुत ज्यादा है, सक्सेस रेट जो है वो बहुत अच्छा है। तो अपना कौन सा मिशन है? ये 55वां मिशन है इसरो का, है ना। और रॉकेट कौन सा यूज हुआ? PSLV C53। और ये बेसिकली कहां से शुरू हुआ? तो ये या कहां ये लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर। अब ये सतीश धवन स्पेस स्टेशन जो है वो किधर है? तो आपको याद होगा श्रीहरिकोटा। कहां पर? श्रीहरिकोटा। अच्छा, ये जो श्रीहरिकोटा है ये किधर पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, आप याद रखेंगे। तो भैया सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वहां पर श्रीहरिकोटा में जो ये सेंटर है, वहां से क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है। और सिंगापुर के 3 सैटेलाइट अभी लॉन्च किए गए, वो 55वां मिशन था, है ना, 30 जून को हुआ। और उसमें रॉकेट कौन सा यूज हुआ? तो आप ये बताएंगे PSLV C53 है ना, ये जो है वो रॉकेट वहां पर यूज हुआ है, आप याद रखेंगे। मैं ना ठीक से नाम लिख देता हूं मैं, वैसे क्लियर है। PSLV C53 है ना। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि भैया PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो ज्यादातर बच्चे जानते हैं, आप सब अच्छे बच्चे हो, बताओ जरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मैं भी अच्छा बच्चा हूं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये बेसिकली नाम है इस रॉकेट का। और ये रॉकेट जो है वो 3 सिंगापुर के सैटेलाइट लेकर गया, और लॉन्च कहां से किया? श्रीहरिकोटा से। अच्छा, एक और सेंटर आपने अगर सुना हो, मैं आपको बताऊं इसके बारे में, तो वो सेंटर है आपका विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर। स्पेस रिसर्च सेंटर। अब ये जो विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर है ये बेसिकली किधर है? तो ये तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम किधर है? केरला में है ना। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि भैया सतीश धवन स्पेस सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर इनमें क्या डिफरेंस है? तो यहां पर सैटेलाइट डिजाइन और डेवलपमेंट होता है, और यहां पर सैटेलाइट की लॉन्चिंग होती है। ये विक्रम साराभाई केरला तिरुवनंतपुरम में है, और सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर जो है वो कहां है? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। यहां से सैटेलाइट ऊपर भेजे जाते हैं, और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में क्या होता है? डिजाइन और डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। इसरो की बात निकल रही है तो आपको बता दूं, इसरो जो है बेसिकली हमारे यहाँ की सरकारी एजेंसी है ना। फुल फॉर्म में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 अगस्त को, है ना। 15 अगस्त को कब? 1969 में।
इसरो का स्टैब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुआ था, 1969 में। और आपसे कोई पूछे कि साहब इसरो का हेड ऑफिस कहां है, तो इसरो का हेड ऑफिस आप लिखेंगे बेंगलुरु। बेंगलुरु में जो है इसरो का हेड ऑफिस है। और आपसे कोई पूछे कि साहब इसरो के हेड इस समय कौन है, चेयरमैन कौन है, तो भैया वो हैं आपके श्रीधर सोमनाथ। श्रीधर सोमनाथ बोले तो एस सोमनाथ, है ना, एस सोमनाथ आप याद रखेंगे, है ना। तो ये जो है वो चेयरमैन है इसरो के, ये आप याद रखिए अच्छे से। तो जितनी भी छोटी मोटी जानकारी हो सकती थी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक मैं डाउट भी आपको क्लियर करना चाहूंगा, है ना, वो मैं बहुत जल्दी क्लियर कर दूं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स। मैंने बताया स्पेस स्टेशन आपको कौन सा, कि सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, है ना। फिर उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, है ना। अच्छा, लेकिन बहुत सारे लोग ये तो पता है कि भाई यहां सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर, यहां से क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च होता है, यहां से सैटेलाइट ऊपर जाता है, ये सैटेलाइट के लिए है। अच्छा, यहां पर क्या होता है, सैटेलाइट का डिजाइन होता है, सैटेलाइट की डिजाइन यहां पर, है ना। ये तिरुवनंतपुरम में है और ये जो है कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। अब लेकिन आपने एक और नाम सुना होगा, अब्दुल कलाम आइलैंड, चांदीपुर अब्दुल कलाम आइलैंड। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये जो अब्दुल कलाम आइलैंड है ये हमेशा ऑप्शन में होता है। जब भी आपसे पूछेगा कि साहब फलाना सैटेलाइट जो है कब लॉन्च हुआ और कहां से लॉन्च हुआ, तो साइट का नाम दिया होगा और उन 4-5 ऑप्शन में से एक चांदीपुर अब्दुल कलाम आइलैंड भी होगा। और ज्यादातर बच्चे अब्दुल कलाम जी का नाम जो है पढ़कर भावुक हो जाते और वो आंसर लगा भी देते। तो आपको बता दूं कि इनका सैटेलाइट से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है वो हमारी मिसाइल लॉन्चिंग साइट है। कौन सी लॉन्चिंग साइट है ये, मिसाइल लॉन्चिंग साइट है। मिसाइल का परीक्षण होता है भारत में, मैं कहूं 90% से ज्यादा मिसाइल्स का परीक्षण जो है वो कहां से होता है, अब्दुल कलाम आइलैंड चांदीपुर, जो कहां पर है, उड़ीसा में है। बालासोर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट, चांदीपुर, उड़ीसा, अब्दुल कलाम आइलैंड। इसको पहले व्हीलर आइलैंड भी बोला जाता था, लेकिन ये मिसाइल परीक्षण की साइट है और इसका सैटेलाइट और स्पेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये सारा कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट कौन करता है, इसरो करता है। और मिसाइल्स का सारा डेवलपमेंट जो है वो कौन करता है, डीआरडीओ करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ। नेक्स्ट खबर के पहले मैंने एक पॉइंट यहां पर ऐड किया हुआ है और वो है आपका क्या, आर्यभट्ट मिशन। मतलब ये कि जब इसरो का इतना सब बात हो ही गया है तो आपसे पूछेंगे ना भाई, 55वां मिशन अभी था सिंगापुर के, हमने 3 सैटेलाइट भेजे थे। फिर आपसे पूछेगा कि भारत का पहला मिशन कौन सा था, इसरो का। तो भैया इसरो का पहला मिशन जो था वो था, उसका नाम था आर्यभट्ट मिशन। और ये जो आर्यभट्ट मिशन है, आर्यभट्ट मिशन की खास बात जो है क्या थी कि भैया इसको जो है, था तो ये भारत का और इसरो का फर्स्ट मिशन ऑफ इसरो, ये इसरो का पहला मिशन था। लेकिन इसकी खास बात ये थी कि बेसिकली ये इंडिया में नहीं, ये रशिया में हुआ था, वोल्गोग्रेड रशिया में जो है ये पहला मिशन हुआ था। और इसके लिए जो रॉकेट लॉन्च हुआ था, ये रॉकेट इसमें यूज किया गया था, वो रॉकेट यूज किया गया था। ये देखिए, ये जो है एक फोटो है वो आर्यभट्ट सैटेलाइट की है, ठीक है। और यहां पर जो रॉकेट यूज हुआ था वो था आपका C1 इंटर कॉस्मोस। क्लियर है, C1 इंटर कॉस्मोस जो है ये बेसिकली रॉकेट यूज हुआ था और उसके साथ में हमारा जो सैटेलाइट है साथ में गया था, वो कौन सा था सैटेलाइट का नाम था आर्यभट्ट। आप सबको पता होगा कि कोई भी जो सैटेलाइट है वो खुद ऊपर नहीं जा सकता। ये सैटेलाइट है, ये खुद ऊपर नहीं जा सकता। इसको भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, रॉकेट लगेगा। रॉकेट क्यों लगता है, क्योंकि भैया पृथ्वी की जो कक्षा है, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है ना, उससे बाहर निकलने के लिए, अब यहां से लॉन्च हो रहा है तो इससे बाहर निकलने के लिए एक स्पीड चाहिए होती है ना। और वो स्पीड क्या होती है, 11.2 किलोमीटर
पर सेकेंड। 1 सेकेंड में लगभग 11.25 किलोमीटर। आप समझ रहे हैं? आप 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला कोई ऑब्जेक्ट हो, अगर इस स्पीड से अगर कोई जा रहा है तो वो वायुमंडल से बाहर निकल पाता है पृथ्वी के। इसे बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। तो ये जो है स्पीड सिर्फ रॉकेट में ही प्राप्त होती है और इसी वजह से रॉकेट की मदद से सैटेलाइट जो है वो ऊपर भेजा जाता है। ये एक छोटा सा मैं आपको नॉलेज मैं बता नहीं रहा हूं, ये मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि आप सब ने जो है बचपन में ये पढ़ा है। चलिए आगे बात करते हैं। ओहो ओहो ओहो, बहुत ही अच्छी खबर है। मतलब आप मान के चलिए कि इससे काफी प्रसन्नता मुझे हुई। अब ये सब जो है वो पढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब कि देखिए, यूरेनियम है ना, ये एक जो है केमिकल एलिमेंट है, रासायनिक तत्व है ये, है ना, और जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और उसका जो रासायनिक भार है जो है, परमाणु भार जो है वो है भैया 235 और 238। क्लियर है? यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज होता है कहां पर? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में और न्यूक्लियर बॉम्ब्स में। क्लियर है? मतलब ये कि एक्सप्लोजिव के तौर पर होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली भी बनाई जा सकती है और न्यूक्लियर रिएक्शन से भैया बॉम्ब भी बनाया जा सकता है। और फ्यूल इसमें क्या यूज होता है? यूरेनियम। और ये यूरेनियम जो है वो भारत में जो है अभी तक पाया जाता था कहां? पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, और वो जो है तुम्मालापल्ली जो है जगह का नाम था, आंध्र प्रदेश। आप याद रखेंगे। मैं जब भी दोस्तों पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि अगर इस तरह से आप लोग कुछ जो है वो अपने लिए तैयार कर लेते हैं पढ़ने के लिए। ये देखिए, अब यहां पर जो है अब इस तरह से अगर आपने इंडिया को फॉर्म कर लिया और फिर आप जो है याद करो कि भैया सबसे पहले जो नंबर 1 साइट है वो आंध्र प्रदेश की है। और वो कौन सी आंध्र प्रदेश की? तुम्मालापल्ली आंध्र प्रदेश। मतलब यहां यूरेनियम पाया जाता है। अच्छा, दूसरा है झारखंड में, और झारखंड में पाया जाता है तो वो भैया वो कहां पाया जाता है? जादूगुड़ा, है ना। जादूगुड़ा झारखंड में भी यहां यूरेनियम पाया जाता है। तो ये दूसरी साइट हो गई। पहली हो गई आंध्र प्रदेश और दूसरी हो गई झारखंड। लेकिन तीसरी जो साइट है यूरेनियम की वो मैं आपको बता दे रहा हूं। वो यूरेनियम की तीसरी जो साइट है वो है अब डिक्लेयर हुई है, और वो है राजस्थान का सीकर, जहां पर अनुमान लगाया गया। ये राजस्थान है और राजस्थान के सीकर में SIKER जो सीकर है, बेसिकली ये राजस्थान का एक शहर है ना। और यहां पर खंडेला एक तहसील है। तहसील का नाम क्या है? खंडेला। राजस्थान सीकर खंडेला। यहां पर यूरेनियम की माइनिंग की परमिशन दे दी है गवर्नमेंट ने। मतलब यह कि भारत में अब यूरेनियम मिलने वाली तीसरी साइट हो गई है। आप यकीन मानिए कि 100% आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। आप इसको 5 स्टार क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि भाई साहब हमारे यहाँ यूरेनियम की एक और साइट शुरू हुई है, मतलब खनन शुरू हुआ है। ये भारत के लिए आत्मनिर्भरता की एक और बात है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो शायद हमें विदेशों से ना के बराबर जो है वो यूरेनियम लेना पड़े, उल्टा हम बेचने की कंडीशन में आ जाएंगे। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने बात की विदेशों से यूरेनियम, तो जी हाँ, विदेशों से यूरेनियम लेते हैं हम अभी तक, है ना। और नंबर 1 पे कजाकिस्तान है, याद रखेंगे आप। कजाकिस्तान नंबर 1 पे है यूरेनियम के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में। सेकंड अगर हम बात करें तो वो है कनाडा, और थर्ड अगर हम बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 जो है सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन करने वाले देश हैं। ये मैंने बता दिया। भारत में 3 जगह कौन कौन सी हो गई हैं? आंध्र प्रदेश, झारखंड, है ना। आंध्र प्रदेश का तुम्मालापल्ली, झारखंड का जादूगुड़ा और राजस्थान का सीकर जो है ये हमारी अब तीसरी साइट है। आपको बता दूं कि राजस्थान के सीकर में अनुमान है कि लगभग 12 मिलियन टन, कितना? 12 मिलियन टन जो है वो यूरेनियम मिलने का अनुमान है। वहां पर इतना खनन हो सकता है, इतना भंडार है वहां पर 12 मिलियन
टन यूरेनियम का। तो अगर ये यूरेनियम का खनन हम करते हैं, इसे प्रोसेस कर पाते हैं, बेच पाते हैं और इसका उपयोग अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कर पाते तो डेफिनेटली भारत के लिए आत्मनिर्भरता की बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आपको बता दूं कि न्यूक्लियर मटेरियल में डील करना, उसे बेचना, उसे प्रोसेस करना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह बनाना सिर्फ उन देशों के लिए संभव है जो एनएसजी की सदस्यता रखते हैं। एनएसजी बोले तो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप वो देश हैं जो परमाणु संबंधित तकनीक जो है वो अपने पास रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं और किसी और देश को नहीं देते। एनएसजी का मेंबर, अगर ये टेक्नोलॉजी आपको चाहिए कि भैया न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बहुत ज्यादा एफिशिएंटली आप अच्छे से कैसे बना सकते हो, तो एनएसजी का मेंबर बनिए। ऑलरेडी 48 मेंबर हैं, ऑलरेडी 48 जो है सदस्य इसमें मेंबर है। आपसे पूछेंगे एनएसजी में कितने देश हैं, तो भैया एनएसजी में 48 देश हैं, लेकिन इंडिया नहीं है। क्लियर है, इंडिया नहीं है। अब इंडिया क्यों नहीं है इसमें मेंबर, तो उसकी वजह यह है कि इसमें जो है इसका मेंबर बनने के लिए साइन करनी पड़ती है एनपीटी। एनपीटी पे साइन करना पड़ता है। अब एनपीटी क्या होता है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हिंदी बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। अगर परमाणु अप्रसार संधि या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अगर आप करोगे, मतलब ये कि आप ये सीधा सीधा लिख के दोगे कि हम कभी अब परमाणु बम नहीं बनाएंगे, न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, अगर हम ऐसा जो है वो साइन कर देते हैं तो फिर हमें इसमें सदस्य बना लिया जाएगा और फिर न्यूक्लियर रिएक्टर की बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर की जाएगी और हमें काइंड ऑफ लाइसेंस मिल जाएगा न्यूक्लियर मटेरियल्स में डील करने का, लेन देन करने का। क्लियर है, ध्यान रखिए। लेकिन सिंपल सी बात है, भारत इस पे साइन नहीं करना चाहता क्योंकि सीधी सी है, हमें आगे बॉम्ब नहीं बनाने, लेकिन हम कसम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पड़ोसी जो हैं वो बहुत ही, आपको तो पता ही है कितने कोऑपरेटिव हैं, कितने अच्छे संबंध हैं उनसे। तो इस वजह से उस खतरे को देखते हुए हम कभी भी ये नहीं कह सकते या अभी हम ये नहीं कहना चाहते कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। हमारा कहना है कि पहले सारे देश अपने बॉम्ब नष्ट करें, हम भी नष्ट करेंगे, तो फिर जो है इस पे साइन कर लेंगे। लेकिन आज दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर्स हैं, है ना, उनके पास है बॉम्ब और बहुत सारे देशों ने इस पे साइन भी कर दिया ट्रीटी, लेकिन हमारे जो है पड़ोस का माहौल देखते हुए हम इस एनपीटी पर साइन नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से अभी भी हम न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में मेंबर नहीं है ना। चलिए ओके, आगे ये सब मैंने आपको बताया। आपको जो है मेन होल एंड सोल न्यूज का जो है वो सब याद रखना है कि भैया नई जो जगह है वो कौन सी है, सीकर राजस्थान। सीकर, और ये जो सीकर राजस्थान है, यूरेनियम और मतलब कच्चा यूरेनियम हमें प्राप्त हो रहा है 12 मिलियन टन। अच्छा, उसके बाद फिर 120 किलोमीटर है ये जगह जो सीकर राजस्थान खंडेला से जो है, खंडेला तहसील है, ये 120 किलोमीटर है। कहां से, जयपुर से जो है वो 20 किलोमीटर है, 120 किलोमीटर है। तो ये आप याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक। आपको बता दूं भारत में डाक सेवा की शुरुआत का श्रेय वॉरेन हेस्टिंग को जाता है। वॉरेन हेस्टिंग जो है एक अंग्रेज अफसर या अधिकारी थे जो कि बेसिकली 1877 से प्रयास करने लगे थे कि भारत में पोस्ट मतलब कि डाक सेवा शुरू की जाए। और भारत में इंडिया पोस्ट की एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ वो हुआ, अगर आपको बताऊं तो ये 1854 में जो है माना जाता है। क्लियर है, और इसकी शुरुआत किसने की, वॉरेन हेस्टिंग ने की, है ना। और ये जो 1854 में हुआ, यहां पर आपको पूछा जाए कि मैं आज न्यूज क्या बता रहा हूं, तो न्यूज ये है कि इंडिया पोस्ट जो है उसने डाक कर्म योगी, कौन सा, डाक कर्म योगी, डाक कर्म योगी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। और डाक कर्म योगी पोर्टल इंडिया पोस्ट ने जो लॉन्च किया है वो काहे के लिए है, तो बेसिकली जो इंडिया पोस्ट के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, उनकी कार्य क्षमता जो है वो बढ़ाने के लिए ये जो है वो लॉन्च किया गया। नाम है उसका क्या, डाक कर्मयोगी। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि डाक कर्मयोगी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप बताएंगे कि डाक कर्मयोगी लॉन्च किया गया है इंडिया पोस्ट के द्वारा। वहां इंडिया पोस्ट के एम्प्लॉइज की कार्य दक्षता, कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, ताकि उनको मदद मिले। अब आपसे पूछा जाएगा डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया, तो डाक कर्मयोगी पोर्टल जो है वो 12 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। मतलब ये कि 12 भाषाओं को सपोर्ट करेगा, है ना। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि इंडिया पोस्ट जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ, तो 1 अक्टूबर 1854, मतलब 1854 में जो है वो इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक जो है वो स्थापित हुआ था। और इसके इंटीरियर जो है इनिशिएटर माने जाते हैं, इनिशिएटर कौन माने जाते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, भारत में। ठीक है, चलिए, तो ये सब जो है मैंने आपको बताया वो भारतीय पोस्ट या भारतीय डाक या इंडियन पोस्ट के बारे में बताया। आगे बात करते हैं, ओहो, यूएई, है ना। ये है भाई साहब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान।
ये भाई साहब जो मोदी जी से मिल रहे हैं, आपको बता दूं कि इनके पिताजी बहुत बड़े आदमी, ये खुद भी बड़े आदमी, यूएई के सुल्तान है, उधर के राष्ट्रपति हैं, ये तीसरे राष्ट्रपति है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, और इनके पिताजी थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। सिर्फ खलीफा और मोहम्मद का डिफरेंस है, इनका नाम मोहम्मद है, उनका नाम खलीफा था। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनकी डेथ हो गई थी अभी इसी साल, और उनकी जगह पर यूएई के तीसरे राष्ट्रपति बने, थर्ड राष्ट्रपति बने, है ना, और वो भाई साहब जो राष्ट्रपति बने वो ये हैं, और इनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, जो थर्ड प्रेसिडेंट बने, इनसे मोदी जी मिले, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि मिलने का रीजन दो थे। एक तो ये कि इनके पिताजी की डेथ हुई थी, खलीफा साहब की, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनके प्रति शोक प्रकट करना, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना, और दूसरा ये कि दुनिया को संदेश देना कि भारत और यूएई के संबंध जो है वो कितने प्रगाढ़ हो रहे हैं। और दूसरी बात ये कि भारत और यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 18 फरवरी को, CEPA, 18 फरवरी 2022 को एक एग्रीमेंट हुआ था CEPA का, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है ना। तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है दोनों देशों के बीच में व्यापार को और ज्यादा मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए जो एग्रीमेंट किया था CEPA जो है, वो एग्रीमेंट लागू कब से हो गया? एनफोर्स्ड ऑन 1 मई, 1 मई से लागू कर दिया गया। तो उसकी विवेचना करने के लिए कैसे करना है, कुछ परिवर्तन नहीं करना, सब ठीक चल रहा है, इस वजह से जो है मोदी जी यूएई में जाकर मिले। ठीक है दोस्तों, आपको एक आध बात बता दूं कि हमारे और यूएई के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन 1972 से शुरू हुए, और 1972 से जो रिलेशन शुरू हुए इंडिया और यूएई के बीच में अभी तक चले आ रहे हैं। बहुत अच्छे संबंध है, यूएई हमारा बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर है, बहुत सारा सामान आयात भी करता है, हम भी वहां पर बहुत सारा सामान निर्यात करते हैं। और हाई कमिश्नर जो है, इस समय आपको बता दूं कि भारत में, मतलब यूएई से कोई उच्चायुक्त भारत में आकर है ना, जैसे राजदूत जो रोल प्ले करता है, वैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हाई कमिश्नर अपॉइंट होते हैं। तो यूएई का हाई कमिश्नर इंडिया में कौन है? नाम आप याद रखेंगे, अहमर अल बन्ना। क्या नाम है? अहमर अल बन्ना। फिर आपसे कोई पूछेगा कि भैया हाई कमिश्नर जो है वो इंडिया के यूएई में कौन है? हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन यूएई, मतलब यूएई में भारत का कोई उच्चायुक्त तो जाकर बैठा, तो वो कौन है? तो भैया वो है संजय सुधीर। संजय सुधीर है। और आपसे कोई पूछे कि भैया उनका कोई हाई कमिश्नर इंडिया में आकर बैठा है, तो उसका नाम क्या है? अहमर अल बन्ना। हालांकि मुलाकात जो है नरेंद्र मोदी साहब ने कब की? 28 जून को, क्योंकि आपको बता दूं कि वो जर्मनी गए हुए थे और जर्मनी में वहां G7 की मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। और G7 कौन सी G7? 48th G7, 48 G7 में भाई साहब हिस्सा ले रहे थे। आपको बता दूं कि हम लोग G7 में मेंबर नहीं है, हम लोग G7 में जो है सदस्य नहीं है। G7 में कौन कौन से देश हैं? जर्मनी, फ्रांस, US, UK, जापान, कनाडा, इटली। जर्मनी, फ्रांस, US, UK, जापान, कनाडा, इटली, इतने देश इसमें मेंबर है। हम मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी जर्मनी के जो बेसिकली चांसलर हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था, और नरेंद्र मोदी साहब को जो है वो इनवाइट किया था। ओलफ जो है उनका नाम है, ठीक है। और उनके इनविटेशन पर जो है नरेंद्र मोदी साहब कहाँ गए थे? G7 48 मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। और वहीं से लौटते समय 28 जून को जो है भाई साहब कहाँ होके आए? यूएई होके आए, है ना। आप याद रखेंगे ये नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। CBDT का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब वो प्रत्यक्ष कर जो हम सीधा सरकार को देते हैं। टैक्स विच इज पेड बाय अस डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। ऐसा टैक्स जो हम सीधा गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। मतलब ये कि हमारे और सरकार के बीच में और कोई चैनल नहीं है, हम रेस्टोरेंट के थ्रू नहीं पे करते, या हम सिनेमा हॉल के जरिए पे नहीं करते। ऐसा टैक्स जो हम सीधा सरकार के हाथ में देते हैं, तो वो कौन सा टैक्स है? इनकम टैक्स। कहीं भी कोई भी कमाई होती है, उसका टैक्स आप सीधा कहां देते हो? गवर्नमेंट को। तो वो सब कौन देखता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के नए चेयरमैन बन गए हैं नितिन गुप्ता। आप याद रखेंगे, नितिन गुप्ता साहब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के चेयरमैन बन गए। और इन्होंने ऑफिस कब से ज्वाइन कर लिया है? तो भैया 1 जुलाई 2022 से इन्होंने जो है वो क्या कर लिया है? ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, मतलब करना है इन्हें। फिर उसके बाद एक्स चेयरमैन आपकी बात करूं तो एक्स चेयरमैन जो है वो संगीता सिंह, इनकम्बेंट,
क्योंकि 30 अप्रैल को जेबी महापात्रा साहब जो है 30 अप्रैल 2022 को ये इस पद पर नहीं रहे और इनकी जगह पर इनकम्बेंट मतलब कुछ समय के लिए अपॉइंट हुई वो थी संगीता सिंह। अब संगीता सिंह की जगह फाइनली 1 जुलाई से आ रहे हैं और वो कौन आ रहे हैं या 1 जुलाई से आ गए हैं, वो कौन आ गए हैं, वो है आपके नितिन गुप्ता साहब। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है ये आता है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब ये कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके फर्स्ट जो चेयरमैन है वो कौन है, तो इसके फर्स्ट चेयरमैन है आपके फर्स्ट चेयरमैन जो रहे थे पहली बार जब ये एस्टेब्लिश हुआ 1964 में, तो सीबीडीटी के पहले चेयरमैन बने थे जमुना प्रसाद सिंह। और अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, नितिन गुप्ता। ये आप याद रखेंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स में। क्लियर है, तो ये सीबीडीटी का मैंने एक अपॉइंटमेंट जो है वो आपको बताया है, आप याद रखेंगे जो भी जानकारी इसके बारे में दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G7 ग्रुप ऑफ 7, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे G7 के बारे में। नरेंद्र मोदी साहब इसमें हिस्सा लेने गए थे और इसके बारे में क्या खबर है वो मैं आपको बता देता हूं। G7 जो है इसकी 48th मीटिंग जो है 48वीं मीटिंग आप याद रखेंगे G7 की, कहां पर हुई, स्क्लॉस एल्माउ जर्मनी, है ना, ये आप याद रखेंगे स्क्लॉस एल्माउ जर्मनी में हुई है G7 की मीटिंग। और मैंने आपको बताया था कि G7 के जो चांसलर साहब हैं ओलफ, उनका नाम है ओलफ स्कॉल्स जो है ना, इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब को जो इनवाइट किया था जर्मनी में और वो जो है इसमें मीटिंग में हिस्सा लेने गए थे और फिर वहां से यूएई होते हुए भारत पहुंचे। तो G7 जो है इसकी खबर यह है कि इसकी 48वीं मीटिंग हुई है स्क्लॉस एल्माउ जर्मनी में। मैंने G7 के आपको 7 देश बताए थे, जर्मनी, फ्रांस, यूएस, यूके, जापान, कनाडा, इटली। हालांकि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जिसमें G7 से जिसे निकाल दिया गया, क्योंकि G7 जो पहले जो था G7 वो पहले वो G8 कहलाता था, लेकिन G8 से किसको हटा दिया गया, रशिया को हटा दिया गया। आप याद रखेंगे क्योंकि रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, यूक्रेन का एक हिस्सा था क्रीमिया, उस पर बाय फोर्स अतिक्रमण कर लिया, कब्जा कर लिया और इसी के विरोध में जो है G7 देशों ने हटा दिया या G8 देशों ने बाहर निकाल दिया किसको, रशिया को। तो अब ये जो G8 नहीं रहे, ये क्या रहे, G7 देश हो गए। G7 देशों ने $600 बिलियन का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो लॉन्च किया है। अब ग्लोबल इंफ्रा फंड क्या होता है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, अब ये क्या है, तो दुनिया भर में संरचनात्मक विकास, मतलब कि रोड्स बनाने, डैम बनाने, फ्लाईओवर बनाने हैं, पावर हाउस बनाने, टॉयलेट्स बनाने, स्कूल बनाने, कॉलेज बनाने, हॉस्पिटल बनाने, तो टोटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, वो G7 कितना लॉन्च कर रहा है, $600 बिलियन। अभी जो $600 बिलियन है तो भैया इसमें से $200 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करेगा यूएसए और $300 बिलियन का करेगा यूरोप। यूरोप मतलब यूरोप के जो देश है ना, तो ये यूरोप की तरफ से $300 बिलियन और इनकी तरफ से जो है वो यूएसए की तरफ से $200 बिलियन। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक करेक्शन जो है वो आपको करना है और वो करेक्शन ये है कि ये $400 बिलियन है। $200 बिलियन यूएसए करेगा और यूरोप कितना करेगा, $400 बिलियन करेगा, आपको याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाए कि अगली जो मीटिंग होगी वो कौन सी होगी, तो 49th मीटिंग वो जापान में होगी 2023 में। ठीक है, जापान के कौन से शहर में होगी अनाउंसमेंट हो जाएगा, पर G7 अगला 49 जो है कहां होना है, जापान में होना है। और पुराना मतलब 47th जो है वो कहां हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम में, मतलब यूके में, ब्रिटेन में हुआ था और वो 2021 में हुआ था। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है, तो आपको वैसे एग्जाम में क्या याद रखना होता है कि अभी जो आने वाली मीटिंग है वो कब होगी, तो आपको पता है 49वीं जापान में होगी 2023 में। आपसे पूछा जाएगा कि अभी जो मीटिंग हुई जो है वो कहां हुई, तो आप बताओगे कि भैया ये जो है वो स्क्लॉस जर्मनी 48th मीटिंग हुई। उससे पहले कहां हुई थी, तो एक पुरानी भी याद रखनी चाहिए, तो यूनाइटेड किंगडम 2021 में, है ना। तो इस तरह से G7 के बारे में बात बताया मैंने आपको। G7 जो है इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा, कोई हेड ऑफिस नहीं है। अगर एग्जाम में पूछे कि हेड ऑफिस, तो आप बोल दो नहीं है। फिर दूसरी बात यह कि G7 का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1975 में, 1975 में, है ना। और ये जो अब पहले 8 देशों का संगठन है, अब ये 7 देशों का संगठन है ना। दुनिया के काफी पावरफुल देश हैं और इन देशों ने मिलकर कितना ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड रिलीज किया है, $600 बिलियन, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये है शानदार पढ़ने लायक चीज, ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, मतलब लिवेबिलिटी इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है मतलब ये कि रहने लायक शहरों का सूचकांक, दुनिया में रहने लायक शहर सबसे अच्छे, आबो हवा कहाँ की अच्छी है, प्रदूषण कहाँ पर कम है, कहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधा, स्कूल की सुविधा बहुत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होती है, रोजगार वगैरह ठीक ठाक मिलते, मतलब कुल मिला के रहने लायक शहर कौन सा सबसे अच्छा है, तो भैया ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 जो कि तैयार किया गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ये संस्था है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसने तैयार किया है। और मोस्ट लिवेबल सिटीज इन 2022 जो है वो कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। दुनिया में रहने लायक सबसे बेहतरीन शहर, तो दुनिया में नंबर 1 पर है, वो है आपका वियना शहर, जो है वो नंबर 1 पे कहां पर है, ऑस्ट्रिया में है ये नंबर 1 पे, ठीक है। ऑस्ट्रिया कहां है आपको पता है, तो ऑस्ट्रिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है ना, और उसकी कैपिटल जो है वियना है, ये नंबर 1 शहर है दुनिया का, सबसे बेहतरीन और रहने लायक शहर है ना। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो ये जो कोपेनगन है, डेनमार्क की कैपिटल है, ये दूसरा सबसे बेहतरीन शहर है। फिर उसके बाद ज्यूरिक की बात करें तो ज्यूरिक जो है वो तीसरा सबसे बेहतरीन शहर है जो स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये दुनिया के टॉप 3 शहर मैंने आपको बता दिए इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के हिसाब से, है ना। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में जो पहला दूसरा, तो वियना, कोपेनगन और ज्यूरिक तीसरा। फिर अब इंडिया के शहर आपके सामने लिखे हैं, दिल्ली जो है 140वें स्थान पर है ना, 141 पे मुंबई है, आप दिल्ली मुंबई, उसके बाद फिर 42 पे जो है चेन्नई है, और 143वें पे अहमदाबाद है। 140, 141, 142, 143 है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, ऐसे करके आप याद रख लो। 140, 141, 142, 143, तो ये भारत के जो रहने लायक शहर शामिल हैं वो मैंने जो है आपको इस लिस्ट में ये नाम बताए हैं। चलिए याद रखेंगे आप। अब आपको बताता हूं, उम्मीद है कि ये जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। करंट अफेयर्स में आप और क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आप डिस्कस करना चाहते हैं, और आप किस तरह से मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अपने वैल्यूएबल सजेशन कमेंट्स में मुझे भेजते रहिए, ताकि मैं ढेर सारी और एडवांस खबरें हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहूं। तो आज के लिए करंट अफेयर्स में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।